हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द चैप्टर 9 हाइड्रोजन। आज हम इस वीडियो में बेटा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन बेटा ड्यू टू ये कोविड-19 की वजह से ये आपके सिलेबस में नहीं रहा, बट कुछ एक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ जी बेटा, पहली बात, जो ये हमारे पास डाई हाइड्रोजन होती है, इट इज़ कंबस्टेबल इन नेचर बेटा। पहली बात, ये कैसे है बेटा? कंबस्टेबल इन नेचर, यानी हाईली कंबस्टेबल इन नेचर होती है बेटा ये। H2 गैस इज हाईली combustible and burn in air with pale blue flame to form water। ये क्या फॉर्म करता है बेटा? वाटर फॉर्म करता है। H2 प्लस O2 बैलेंस कर देते साथ में गिव्स 2H2O। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ वही करेंगे। दूसरी चीज़ करते हैं, इसकी लो रिएक्टिविटी होती है। डाई हाइड्रोजन इज केमिकली वेरी लिटिल रिएक्टिव। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है क्वाइट हाई होता है, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जब हम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं बेटा, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हाइड्रोजन यानी सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। और ये जो डिसोसिएशन होती है ये टेक प्लेस करती है अराउंड 2000 केल्विन के अराउंड। डिसोसिएशन टेक प्लेस about 2000 Kelvin. So it is less reactive in nature बेटा। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद एयर। एयर में बेटा हम जब बात करते हैं, तीन टाइप जो हम एयर की बात करते हैं, एयर तो उसमें दो टाइप की गैस होती है। H2 अगेन वही H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है बेटा। और इसके लिए बेटा हमें रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए लार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, यानी वेपस बने, लिक्विड वेपस। एंथैल्पी ऑफ -92.6 किलो जूल पर मोल। दूसरी बेटा, एयर के अंदर कौन सी गैस होती है? N2 गैस। N2 गैस प्लस H2 गैस। अगेन N2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेटा, इसी वजह से इसको तोड़ना क्या है? डिफिकल्ट। और H2 को भी क्या है? डिफिकल्ट। इसलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए मुझे यहाँ पे Fe कैटलिस्ट या फिर Fe2O3 ये कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। साथ में मोलिबिडेनम का कोकैटलिस्ट या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमें कोकैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर, तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड करती है बेटा। अब बैलेंस करने के लिए, और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2NH3 गैस। यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कैटलिस्ट भी को कैटलिस्ट भी, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्वाइट डिफिकल्ट होता है बेटा। ठीक है। लास्ट, रिएक्शन विद हैलोजेंस। हाँ जी बेटा, जब रिएक्शन विद हैलोजेंस की बात करते हैं, H2 प्लस X2। X2 यहाँ पे बेटा आपके पास जो X2 है ये हमारे पास F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया और I2, ये सारे हैं बेटा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, F2 सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर Cl2, ठीक है बेटा, फिर Br2 और देन I2। ठीक है। देन इट इज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2HX। ठीक है बेटा।
तो जब हम बात करते हैं ये वाली F2 के साथ, तो ये क्या करती है बेटा, डार्क में भी टेक प्लेस कर लेती है। किसमें? डार्क में भी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की क्या होती है, बहुत लो होती है, 2HF। ठीक है बेटा। ऐसे जब हम बात करते हैं Cl2 हो या Br2 हो, या तो हीट कर दीजिए या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, जब ये रिएक्ट करता है बेटा, इन दोनों के लिए मैं X2 ले लेता हूँ, तो ये बनाता है 2HX की फॉर्मेशन कर लेता है। वेयर एज I2 H2 प्लस I2 जब इसको लेते हैं बेटा, इसके लिए 673 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PT, इस एक्शन को कंट्रोल कराने के लिए, लीस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होता है आयोडीन का, तो होल्ड करने के लिए हमें कैटलिस्ट या रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब इसके बाद शुरू करते हैं बेटा, ये सिलेबस में नहीं है, अब हम वाटर की बात करते हैं। देखिए बेटा, वाटर में भी बेटा हमारे पास वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सिर्फ उसमें, चलो वाटर से पहले मैं हाइड्रेट बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है बेटा, और ये पेपर में कंफर्म आता है। ठीक है बेटा, हाइड्रेट्स, इसके बाद तो चैप्टर बहुत छोटा है। हाँ जी बेटा, जब हम हाइड्रेट्स की बात करते हैं, जब H2 रिएक्ट करता है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स के साथ, ई, ठीक है बेटा, किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, वो आपका एक्सेप्ट ग्रुप 18 को छोड़ के, क्योंकि ग्रुप 18 क्या होते हैं, नोबल गैसेस। तो जिस भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो जो बाइनरी कंपाउंड्स इसका बनता है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ, तो जो हाइड्रोजन के साथ जो भी एलिमेंट बनेगा, तो ये हमारे पास हमेशा क्या कहलाएंगे, हाइड्राइड्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा। तो जनरली हम ये बात करते हैं कि जब डाई हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है किसकी, बाइनरी कंपाउंड्स की, तो उस बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन with almost all the elements, कौन सा छोड़ गया, ग्रुप, ठीक है बेटा, एक्सेप्ट ग्रुप 18। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कहते हैं हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है वो होता है EMXM, इस टाइप से जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। और जो हाइड्रेट्स की बात करते हैं बेटा, ये हाइड्रेट्स जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, आप भी जानते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मोस्टली एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जब डाइहाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के साथ रिएक्ट करता है, तब वो फॉर्मेशन करता है बेटा आयनिक हाइड्राइड्स की। किसकी फॉर्मेशन करता है, आयनिक हाइड्राइड्स की। दूसरा पीरियोडिक टेबल कौन सा होता है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा, तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके कौन सा आता है, ग्रुप 17, 18 को छोड़ देते हैं बेटा, क्योंकि 18 तो हमने कहा कि एक्सेप्ट 18। तो ये इसके अंदर 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है। ग्रुप 13 के साथ जब रिएक्ट करेगा तब वो फॉर्मेशन करता है बेटा, तो इसको ग्रुप 13 को जिसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। कौन से हाइड्राइड्स बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड्स। और ये कोवलेंट हाइड्राइड्स फर्दर क्लासीफाई होते हैं 3 पार्ट्स में। ग्रुप 13 के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। जब ग्रुप 14 के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और ग्रुप 15, 16 एंड 17 के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में। और लास्ट हमारे पास क्या है बेटा, जब
डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करता है H2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो वो फॉर्मेशन करता है किसकी, मेटेलिक हाइड्राइड्स की। किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, मेटेलिक हाइड्राइड्स। चलिए शुरू करते हैं, हम एक एक करते हुए एक्सप्लेन करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आयनिक हाइड्राइड्स की। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम आयनिक हाइड्राइड्स की बात करते हैं, व्हेन H2 reacts with electropositive elements of group first and group second elements of S block elements forms ionic hydrides. They are also known as स्लाइन हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्लाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड स्लाइन हाइड्राइड्स, स्लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, इन्हें क्या कहता है, सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, देखिए बेटा, बिकॉज ionic hydrides are of crystalline in nature. Crystalline nature. That is having salt like structures. जैसे NaCl का होता है बेटा, इस टाइप से इनका क्या होता है, सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, स्लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। दे आर नॉन वोलेटाइल, ठीक है बेटा, एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बेटा सॉलिड स्टेट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बेटा, Na, जब इस Na सॉलिड को हम क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, H2 के साथ, तो ये क्या बनाता है, NaH बना देता है इस टाइप से बेटा। ठीक बेटा, क्या बना देता है, NaH। और ऐसे बेटा जब हम कैल्शियम के साथ करते हैं, ग्रुप सेकंड का एक एग्जांपल था कैल्शियम सॉलिड, जब इसको अगेन H2 गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है CaH2 की, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। और ठीक है बेटा, तो इस टाइप से क्या करता है, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है। और इनको जब हम बात करते हैं, इनको बेटा हम इन सॉल्ट्स को स्टीशियोमेट्रिक्स इन नेचर कहते हैं। स्टीशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो है, वो जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वही हमारा एक्चुअली में रेशियोज आता है। यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, Na की वैलेंसी कितनी है 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो कंपाउंड के अंदर कितना मिलेगा, NaH मिलना चाहिए, तो वही मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू जो प्रिडिक्ट होता है वही हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल निकलता है रेशो। तो इसी वजह से हम कहते हैं इसे, दैट्स वाई दे आर स्टीशियोमेट्रिक इन नेचर। मीन्स H2 and metals are combined in same ratio as predicted by their formula। ठीक है बेटा, जो फॉर्मूले से प्रिडिक्ट होता है, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं जो ये हाइड्राइड्स होते हैं, स्लाइन हाइड्राइड्स। स्लाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट्स विद वाटर vigorously
ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा विग्रेसली क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम NH लेते हैं, NaOH प्लस H2O, और ये फॉर्मेशन करते हैं NaOH प्लस किसकी, H2 गैस की। ठीक है बेटा, Na प्लस H2 गैस की यूज़ करते हैं, तो ये विग्रेसली रिएक्ट करते हैं एंड वोलेटाइलली, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो कंबस्टेबल गैस है, इसी वजह से, एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। इसीलिए बेटा जब हमारे पास इस टाइप से यदि कोई भी ऐसी रिएक्शन टेक प्लेस करते तो उसमें कभी भी हम क्या यूज़ नहीं करते, वाटर का कभी भी यूज़ नहीं करते। तो इसी हिसाब से बेटा हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें ये क्या रखा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि क्या हम इसमें वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना बेटा, इसमें हम कभी भी वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है, हाईली कंबस्टेबल। देखो साफ साफ देख रहे हो बेटा, तो इसमें किसकी जनरेशन हुई, H2 गैस की, तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसमें ये यूज़ नहीं करते जब भी इस टाइप की कभी भी लैब में ट्रेजिडी होती है। तो दूसरी चीज़, तो इसमें ये कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का में भी ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये 8th या समथिंग करके बेटा क्वेश्चन है, 8th होगा या फिर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कौन सा है, 15th होगा, मे बी 15th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, 8th या 15 में से क्वेश्चन। चलो मैं 15 लिख देता हूँ, मेरे को एक्जैक्टली 15 है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या रखा, कैन CO2 ए वेल नोन एक्सटिंग्विशर, क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं, यदि वाटर यूज़ नहीं कर सकते तो क्या एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो याद रखना बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर जब हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर है। क्योंकि जैसे बेटा आप इसमें क्या डालोगे, इस रिएक्शन में, जैसे ये रिएक्शन हुई वाटर के साथ रिएक्ट करी, तो यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करा, यानी CO2, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस होती है, तो इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है बेटा, तो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों नहीं करते बेटा, इट विल फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन करती है, सोडियम कार्बोनेट की, विच इज अगेन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी लॉट ऑफ हीट एनर्जी अगेन क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा। क्योंकि देखो हीट प्रोड्यूस हुई, H2 गैस भी है, तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम इसमें ना तो वाटर यूज़ कर सकते हैं, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर CO2 वाला यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना बेटा, ठीक है। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा वो है कौन से वाला, कोवलेंट हाइड्रेट्स। जब किसके साथ रिएक्ट करता है वो, कोवलेंट हाइड्रेट्स की बात करते हैं तो बेटा जब P ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कोवलेंट हाइड्रेट्स, और ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं 3 टाइप्स में, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो कोवलेंट, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। हाँ जी बेटा, व्हेन H2 reacts with P block elements एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, ग्रुप 18 को, एक्सेप्ट ग्रुप 18 एलिमेंट्स, फॉर्म्स कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक बेटा, क्या फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है। और एज जब हम बात करते हैं बेटा बीइंग कोवलेंट इन नेचर, being covalent in nature, they have low, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड मोस्ट वोलेटाइल इन नेचर। इसी वजह से बेटा ये मोस्ट वोलेटाइल होते हैं नेचर के अंदर। और ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं बेटा 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स की बेटा। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो H2 रिएक्ट्स विद
किसके साथ? ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। H2 reacts with group 13 elements, forms इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। क्यों बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कहते हैं? एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम बोरोन की बात करते हैं, ग्रुप 13 में कौन सा आता है? अभी जानते हो ग्रुप 13 के मेंबर्स कौन से होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली, टीएल। यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे भी पूरी हो गई, और यहाँ पे जब करते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई पूरी बेटा, हो गई हाइड्रोजन की। और जब हम बोरोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बोरोन की बात करते हैं, तो देखिए बोरोन के कितने हो गए? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। इसी वजह से बेटा इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डेफिशिएंट हो गए। तो दैट्स वाई, ठीक बेटा, इसी वजह से जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ओके, तो फिर हम बात करते हैं नो इलेक्ट्रॉन्स, नो नहीं, ठीक है बेटा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू अकाउंट फॉर बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। सो ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। टू फॉर बॉन्डिंग, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है बेटा। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होता है इसको हम लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक बेटा, एज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसी वजह से बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। तो और ये क्या करते हैं बेटा? खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, याद रखना क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए मोस्टली क्या फॉर्मेशन करते हैं? दे फॉर्म डाइमर, फॉर्म डाइमर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। जैसे B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली में होता क्या है? BH3। तो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या बनाता है? B2H6। ऐसे एल्यूमिनियम क्या बनाता है? B2H3 बना लेता है बेटा, B2H6 बना, Al2H6 बनाता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। दूसरी बात करते बेटा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। जब हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो जिनके ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितने एक्यूरेट चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए नंबर्स, तो वो पूरे हो जाते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। और देखिए कार्बन के ऑक्टेट क्या हो गए? 8 होने चाहिए थे, 8 के 8 कंप्लीट हो गए। तो इस टाइप से जब पूरी तरह से एक्यूरेटली जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो फोर कहलाता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, ठीक है। H2 रिएक्ट्स विद ग्रुप 14, क्योंकि ग्रुप 14 में 4 होते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, ठीक बेटा, दैट इज in which atoms have required number of electrons which are permissible according to Lewis concept of bond formation, और ऑक्टेट रूल कह सकते हैं बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल हो गया बेटा जैसे CH4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स।
इलेक्ट्रॉन रिच में बेटा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिनके पास क्या आता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1 और 1 से ज़्यादा बेटा, तो वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स। जब H2 किसके साथ रिएक्ट करता है, H2 रिएक्ट्स विद ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स। ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स एज बाइंड्री मॉलिक्यूल्स, एज, या हम बात कर सकते हैं बाइंड्री मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, एज दे हैव, यानी बाइंड्री कंपाउंड्स, दे का मतलब बाइंड्री कंपाउंड्स, हैव वन और मोर lone pair of electrons। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल NH3, और NH3 में बेटा एक लोन पेयर होता है, H2 में इस टाइप से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और HF के अंदर बेटा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट, एज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से बेटा इन्हें हम क्या कहते हैं, लुइस बेस कहते हैं, सॉरी लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेविस बेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। और लास्ट हमारे पास कहलाता है बेटा फोर्थ, लास्ट हमारे पास आ गया मेटेलिक हाइड्राइड्स, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं बेटा, इसके 3 नाम होते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड्स हो गया, दूसरा नाम हो गया इसका नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टीशियोमेट्रिक, और थर्ड नाम है बेटा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। हाँ जी बेटा, जब हमारे पास डाइहाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, व्हेन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डी ब्लॉक elements, or we can say that transition elements, forms metallic hydrates। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, ये कुछ ग्रुप्स कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, कुछ एलिमेंट्स के साथ डी ब्लॉक के लिए, एज metals of group 7, 8 and 9 do not form any hydrates। इसलिए उनमें क्या आ गया, गैप आ गया, क्योंकि जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, ग्रुप 3 से लेके बेटा ग्रुप 12 तक होता है, तो बीच के कुछ ये ग्रुप्स रिएक्ट नहीं करते या फॉर्म नहीं करते, किसकी, हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन नहीं करते, तो उसी वजह से उसमें क्या आ जाता है, गैप आता है। इसी गैप को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप। अब 2 चीज़ रह गई, एक तो हमारे पास रह गया इसे नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं, और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं बेटा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हें हम नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं बेटा। They are called non-stoichiometric hydrides because, क्योंकि बेटा जो हम जो एग्जैक्टली जो लेते हैं फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, जिसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज H2 and metals are not combined in the same ratio as predicted by
देयर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है बेटा, स्कैंडियम का जो होता है 4s2 3d1 होता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है +3 होती है। ऐसी टाइटेनियम की बात करते हैं 4s2 3d2, तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसी टाइप से जब हम बात करते हैं बेटा लेंथेनियम की बात करते हैं, तो लेंथेनियम खुद को स्टेबलाइज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसके हिसाब से तो क्या आना चाहिए, LH, इस टाइप से इसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, LaH2 H3, ये फॉर्मूला होना चाहिए था। बट जब हमने इसको स्टडी किया, तो जब इसने बनाया अपना हाइड्रेट्स, तो वो बनाया LaH2.8, तो वेरी कर गया। ऐसे ही इसके साथ क्या बनाना चाहिए था TiH4 बनाना चाहिए था बेटा। तो बनता क्या है, TiH1.73, या फिर 2, क्योंकि +4 भी करता है +2 भी करता है, तो TiH2 बनाना चाहिए, तो क्या आ गया ये। तो रेशियो क्या होती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है, जो हमारे पास होनी चाहिए थी, होनी क्या चाहिए थी, TiH2 होना चाहिए था TiH4, पर क्या मिला, TiH3। तो एग्जैक्टली जो रेशियो होती है बेटा वो नहीं मिल पाती फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इसे कहते हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्रेट्स। अब इसे इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स क्यों कहते हैं बेटा, अब देखिए, they are called interstitial hydrides because, देखिए बेटा, जो हमारे पास जैसे स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम होगा, ये क्या करते हैं बेटा, इनका सरफेस एरिया बहुत इस टाइप से, ये इस टाइप से एटम्स अरेंज होते हैं, ये सारे स्कैंडियम के हैं। ये BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट या FCC की फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज होते हैं। तो इस टाइप से अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, जब इनको अरेंज किया जाता है, ये सारे स्कैंडियम के हैं, तो ये क्या होती है बेटा, इनके बीच में जो ये स्पेस देख रहे हो, खाली स्पेस, ये स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, या इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं इनको, इंटरस्टिशियल साइट्स। जब ये इंटरस्टिशियल साइट्स कौन ऑक्यूपाई करता है, हाइड्रोजन स्मॉल एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, बिकॉज स्मॉल एलिमेंट्स लाइक H2 हो गया बेटा, O2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या करते हैं, इन इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। H2 ऑक्यूपाइज द interstitial sites of the crystal lattice and form हाइड्रेट्स। क्या फॉर्म करते बेटा, हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनको इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। और इसी वजह से बेटा ये क्या करते हैं, हर स्पेस पे, क्योंकि बहुत लार्ज एक्सेस में एटम को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसी वजह से दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोजन स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है। ठीक बेटा, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, हाइड्रेट्स खत्म होता है, ये है चीज बेटा इसमें। ठीक है, तो ये हाइड्रेट्स खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाटर। हाँ जी बेटा, अब देखिए वाटर हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, इसकी केमिकल उसकी से उसमें हाइड्रेट्स मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है बेटा, और हैवी वाटर है। देखिए बेटा, आप भी जानते हो वाटर, जब हम बात करते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। क्या होता है, H2। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, बैंड। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था। इसकी जो शेप होती है वो बैंड शेप होती है। क्यों बैंड शेप होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एंड 2 लोन पेयर। और लोन पेयर में इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर कॉजेज हाई रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल, क्योंकि जब हम शेप की बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp3 के लिए कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल।
और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और आप भी जानते हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये होता है। और प्रेजेंस ऑफ दिस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इतनी ज़्यादा रिपल्शन होते हैं तो बॉन्ड एंगल 109 से डिक्रीज होके 104.5 डिग्री का हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अब इसके शेप की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन, इसके ऊपर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसकी शेप जो होती है वो कैसी हो जाती है, बैंड शेप हो जाती है, बैंड शेप। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 104.5 डिग्री का आ जाता है। और आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एज वी नो दैट, तो डाइपोलमेंट ऊपर की तरफ और इसका भी डाइपोलमेंट ऊपर की तरफ, और लोन पेयर का ऊपर की तरफ, तो नेट डाइपोलमेंट ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए जो डाइपोलमेंट होता है बेटा इसका होता है 1.84 डी बाई, और डी बाई की यूनिट क्या होती है, डी। ठीक है, ये चीज़ है बेटा। और एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर देन हाइड्रोजन, तो ये पार्शियली कैसा हो गया नेगेटिव, और ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये भी पार्शियली पॉजिटिव। दैट्स वाई H2O इज पोलर इन नेचर, और ये पोलर यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है बेटा, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट हो गया, आप भी जानते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये प्योर वाटर की बात करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373.15 केल्विन और 273.15 केल्विन, ये प्योर की बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं बेटा। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये याद रखना, कई बार कंपटीशन में पूछता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सबसे ज़्यादा बेटा क्या होती है, डेंसिटी होती है। और एट रूम टेम्परेचर पे, किस पे बेटा, एट रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट, आप भी जानते हो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। क्यों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गए, इसी वजह से ये क्या करता है बेटा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि H2S जो इसका मोलर मास ज़्यादा है, ये इसी टेम्परेचर में क्या है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार 11th में टीचर पूछ लेते हैं बेटा। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, बट इसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और इसका ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। ओके बच्चे, तो ये हमारे पास थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमने वाटर की। अब थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बेटा, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ इसकी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे बेटा इम्प्योरिटीज़, इसकी इम्प्योरिटीज़ को, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिलती है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए बेटा, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं बेटा, उसे एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा, जो एसिड और बेस की तरह करते हैं, एक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर करते हैं बेटा, तो उसमें कहा गया है लॉवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो पूरा नाम है बेटा लॉवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। H2O is amphoteric because it can act both as an acid as well as base। ठीक बेटा, तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करता है बेटा, एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल HNO3 प्लस H2O, HNO3 क्या होता है बेटा, एसिड, और ये यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करता है।
तो एसिड्स की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, डोनेट H पॉजिटिव आयन, और जैसे डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा NO3 नेगेटिव। बन गया बेटा। जो डोनेट करते हैं क्या, H पॉजिटिव आयन, और बेस जो क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन, तो वो कहलाते हैं बेस। तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। ये चीज बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सेम टू सेम NH3 प्लस H2O। यहाँ पे ये NH3 क्या बना लेता है बेटा, ये हमारे बना लेता है NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे OH नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या करा बेटा, ये एसिड की तरह एक्ट करता है, और क्यों करा ये देखिए, क्योंकि इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया H पॉजिटिव आयन, क्योंकि वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है बेटा, तो ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाता है बेटा। तो देखो यहाँ पे वाटर बेस की तरह एक्ट कर रहा है और एसिड की तरह, दोनों की तरह एक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज एम्फोटेरिक इन नेचर बेटा। ये मेनली हमारे पास है बेटा। और जब हम बात करते हैं, ये वाटर जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट करता है बेटा। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर। हाँ जी बेटा। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है इसकी, इसी वजह से H2O प्लस इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है ये OH नेगेटिव प्लस H2। रिएक्शन देखिए, जब इस H2O को हम क्या करते हैं बेटा, Na के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या बन गया, NaOH प्लस H2। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शन हुई यहाँ पे, क्योंकि इस H2 ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया बेटा, इसी वजह से, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। हाँ जी बेटा, देखिए H2O 4H पॉजिटिव बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। अब देखिए बेटा, H2O प्लस F2, तो क्या बन गया, HF प्लस O2। तो ये रिड्यूसिंग टेंडेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, इसी वजह से क्या कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और लास्ट रिएक्शन बेटा, कुछ एक रिएक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, Ca प्लस CaO प्लस H2O, कई बार पेपर में पूछता है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा। जब SO2 गैस को जब H2 में डिजोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये बनता है H2SO3, एंड लास्ट एंड फाइनल P4O10 प्लस H2O, तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देते बेटा, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक और ख़त्म करते बेटा, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम वो हार्डनेस इन वाटर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है बेटा, हमारे पास D2O होता है। क्या होता है, D2O, ठीक बेटा। जब हमारे पास जब ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं, तो ड्यूटेरियम यूज़ हो जाता है बेटा, तो वो हमारे पास कहलाता है हैवी वाटर। और ये हैवी वाटर बेटा हमारा किस चीज़ में यूज़ होता है, ध्यान से सुना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, Na प्लस D2O बैलेंस कर लेते हैं बेटा, तो ये बनता है Na। जैसे वो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है बेटा, H2O रिएक्ट करता है, सेम उसकी रिएक्शन टेंडेंसी इसी की ये होती है बेटा, ठीक बेटा। तो बट ये क्या होता है, हैवी वाटर होता है बेटा, इसमें क्या होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या करता है बेटा, ये यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह। ये क्वेश्चन आता है बेटा, used as moderator in nuclear reactor to slow down the speed of neutrons.
दूसरा यूज बेटा, दो ही यूज याद करना बेटा। तो ये यूज्ड एज ट्रेसर, तो मतलब रिएक्शन को ट्रेस करने के लिए, मैकेनिज्म को करने के लिए बेटा इसको हम यूज करते हैं, ट्रेसर टेक्निक में यूज करते हैं, बिकॉज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये है बेटा। तो इसी के साथ हमारे पास ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा बेटा हार्डनेस इन वाटर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, हार्डनेस इन वाटर। तो ये नेक्स्ट वीडियो कंटेन करेगी लास्ट, और ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो बेटा इस चैप्टर की। और आप वो इसको अच्छी तरह देखिए बेटा और अपने नोट्स बनाइए। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।